आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्या होती है केमिकल रिएक्शंस और क्या होती है इक्वेशंस। ठीक है, सबसे पहले हम रिएक्शंस देखते हैं कि रिएक्शंस किसको बोलते हैं। तो रिएक्शन वो होती है कि जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो अपने नेचर में आसपास, जो भी चेंज हो रहा है वो एक रिएक्शन है। किसी भी टाइप का चेंज कैसे हो सकता है? चेंज कैसे भी हो सकता है, किसी चीज़ के फॉर्म में चेंज हो सकता है। ठीक है, किसी चीज़ के फॉर्म में चेंज हो सकता है। ठीक है, उसके नेचर में चेंज हो सकता है। जैसे सपोज कोई सी चीज़ लिक्विड है, हमने उसको ऐसे बर्नर पे यहाँ पे गैस लगा दी तो वो अब ऐसे स्टीम बन गई, तो उसका यहाँ पे इसका फॉर्म चेंज हो गया। ठीक, उसका नेचर चेंज हो गया। यहाँ पे लिक्विड से यहाँ पे गैस या फिर स्टीम बन गई। तो रिएक्शन का क्या मतलब होता है? कोई सा चेंज। अब हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? केमिकल चेंज। जो आपके पास केमिकल्स रहते हैं उनमें जो चेंज हो रहा है, ठीक है, या तो आप खुद से करवा रहे हो या फिर उनको आप किसी चीज़ में एक्सपोज कर दे रहे हो तो हो रहा है। तो जो भी चेंज केमिकल में हो रहा है उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कैसे ऑब्जर्व करते हैं अपन, या आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हो। कैसे? अगर आपने दूध खुला छोड़ दिया है, आपने उसको दूध को उबाला नहीं है, तो दूध जो है फट जाएगा। फट के क्या बना लेगा? कर्ड। दूध फाड़ के हम क्या बनाते हैं? दही बनाते हैं। ठीक है, वो एक चेंज है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अगर आपने कोई सी लोहे की चीज़, आयरन तवा, पैन या फिर नेल को, अगर आपने ऐसे ह्यूमिड मौसम में, जैसे कि बरसात का मौसम है और उस समय बाहर रख दिया, तो आप देखोगे कि ऐसे कहीं बाहर निकलोगे तो जो लोहे के पुल वगैरह रहते हैं या फिर जो भी लोहे के दरवाजे रहते हैं लोगों के घरों के बाहर, ठीक है, अगर उनके ऊपर पानी गिर रहा है तो अब आप देखोगे कि वो ऐसे ब्राउन कलर के हो जाते हैं। कैसा? हाँ, वो है ना, ऐसे का कलर ऐसे ब्राउन हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या, ये रस्टिंग है। ये रस्टिंग भी एक केमिकल रिएक्शन है। वो कैसे हो रही है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब आप खाना बना रहे हो तो खाने के फॉर्म में भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है। आपकी सब्जियों के अंदर भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हो रही है। प्रोटीन चेंज हो रहा है ना, उसके अंदर जो फैट है वो टूट रहा है, उसके अंदर जो कार्ब्स हैं वो टूट रहे हैं, जो बड़े बड़े कार्ब्स हैं वो छोटे छोटे पार्ट में टूट रहे हैं जब उसको हीट कर रहे हो, तो वो भी एक चेंज है। ठीक है, जो हमारी बॉडी में फूड का डाइजेशन होता है वो भी चेंज है। कैसे चेंज है? बॉडी में होता है एसिड, तो जब भी आप प्रोटीन लेते हो ना, एसिड की प्रेजेंस में हमारी बॉडी में एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, और वो एंजाइम्स इस प्रोटीन को ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डाइसेक्ट कर देते हैं ताकि आप उसको एब्जॉर्ब कर पाओ। तो हमारा जो फूड का डाइजेशन हो रहा है वो भी एक टाइप का चेंज है। ठीक है, और जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, वो भी एक टाइप का चेंज है। तो ये सारी रिएक्शंस है जो हमारी बॉडी के अंदर होती है, जो आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हो। हम एक स्पेसिफिक हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके बताता हूँ। ठीक है, आपको क्या लेना है? आपको लेना है मैग्नीशियम। ठीक है, इस मैग्नीशियम को आपको एक ले लेना है बर्नर। ठीक है, बर्नर थोड़ा सा ऐसे स्लाइटली इंक्लाइंड करके रखना। यहाँ पे आप ले लो एक मैग्नीशियम की रिबन और यहाँ पे आप रख लो एक ट्रे रख लो। ठीक है, अब जैसे ही आप इस मैग्नीशियम के रिबन को इस बर्नर के पास में लाओगे और आप मैग्नीशियम को जलाओगे, ठीक है, तो क्या होगा? तो यहाँ पे आपकी इकट्ठा हो जाएगी ऐसे वाइट कलर की ऐश। वाइट कलर की ऐश तो इकट्ठा हो गई, चलो ठीक है। अभी ऐश भी एक कंपाउंड है, वो क्या कंपाउंड है वो देखते हैं, है ना। एक और चीज़ क्या होगी, जो मैग्नीशियम जब बर्न होता है, ठीक है, तो ये किससे बर्न होता है?
ये होता है डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ में। ये मैग्नीशियम जब बर्न होता है तो डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ में बर्न होता है। ये एमसीक्यू में आता है, ये आपका थोड़ा सा स्टार पॉइंट है, ठीक है ना। अब हम मैग्नीशियम को हमने बर्न करा तो डेजलिंग वाइट फ्लेम में बर्न हुआ। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा, इसमें 2-3 चीज़ें ऑब्जर्व हुई, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने एक रिएक्शन देखी कि यहाँ पे ऐसे वाइट फ्लेम्स निकल रही हैं ना। इमेजिन कर लो ये जो ब्लू ब्लू जो ये वाइट फ्लेम्स हैं। फ्लेम से तो समझते हो, फ्लेम का मतलब होता है लपट, ठीक है। जो हर जो एलिमेंट रहता है ना, वो बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो अलग अलग उसमें कलर्स में जलते हैं, ठीक है। जैसे जो आपका सोडियम है, अगर आप सोडियम को जलाओगे तो येलो कलर में जलेगा। पोटेशियम को आप जलाओगे तो वो वायलेट कलर में जलेगा। तो ऐसे डिफरेंट जो मेटल्स हैं वो अलग अलग कलर में जलते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम कहाँ यूज़ करते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं हमारे फायर वर्क्स में। जो हमारे पटाखे होते हैं दिवाली वाले, तो वो कैसे कलरफुल होते हैं। वो कलरफुल क्यों होते हैं, क्योंकि वो ऐसे बर्न हो रहे होते हैं। उसके अंदर हम डाल देते हैं बहुत सारा बारूद, ठीक है, और साथ में हम डाल देते हैं ये ऐसे एलिमेंट जो अलग अलग कलर में जलते हैं। तो फिर वो जब बारूद के साथ में जो बारूद जब जलती है तो टेम्परेचर बहुत बढ़ा देती है, उसकी वजह से उसके अंदर जो मेटल का पार्टिकल है वो जलता है, और जैसे ही वो मेटल का पार्टिकल उस बारूद के जलने की वजह से जलता है तो अपना कलर जो है छोड़ता है और हमको देखते हैं फायरवर्क्स, ठीक है। ये से काम करते हैं। तो अभी हमको ये नहीं देखना है, हमको देखना है कि इस रिएक्शन में क्या हुआ। जब हमने मैग्नीशियम को जब हमने जलाया है, ठीक है, तो क्या हो रहा है ना। ओके, मैग्नीशियम क्या करता है, यहाँ पे रहती है ऑक्सीजन। जो भी कोई सी भी चीज़ जलेगी तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही चलेगी, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो कि हमने कुछ जलाया, मतलब आपने उसकी रिएक्शन करवाई है ऑक्सीजन से। बिना ऑक्सीजन के आप किसी चीज़ को जला ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो मैग्नीशियम था और हमने इसके साथ में उसको दे दिया ऑक्सीजन, तो वो जल तो गया, ठीक है। जला मतलब उसने कुछ एनर्जी रिलीज़ करी है ना, ठीक है। साथ में उसने कुछ ये ऐश बना दी है। अब ये ऐश क्या है, ये ऐश बनी है वो बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको हम कैसे लिखते हैं MgO, ठीक है। ये कैसे बना है, सॉलिड। ये कैसा था, सॉलिड। ऑक्सीजन कैसे फॉर्म में थी, ऑक्सीजन फॉर्म में थी गैस के फॉर्म में, ठीक है। तो जो पूरी इसकी बैलेंस्ड रिएक्शन है वो आपकी ये वाली है। सॉरी, ये बैलेंस नहीं है, अब इसको अपन बैलेंस बाद में करेंगे। रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं वो भी अपन सीखेंगे आज, है ना। ये यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ में हुआ। जब हमने उसको बर्नर में यहाँ से जलाया तो उसने वाइट फ्लेम्स निकाली। कैसे निकाली, एनर्जी के फॉर्म में निकाली, ठीक है। साथ में उसने बनाई ऐश। ऐश का क्या बनाया, मैग्नीशियम सल्फेट बनाया, ठीक है। सॉरी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया और इस तरीके से मैग्नीशियम जला। तो ये जो पूरी रिएक्शन हुई, ठीक है, जलने वाली, इसी को तो बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। है ना। कैसे केमिकल रिएक्शन हुई, ये मैग्नीशियम था, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और इसने अपने फॉर्म को किया चेंज। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि रिएक्शन का क्या मतलब होता है, चेंज। एनी चेंज इज रिएक्शन, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैग्नीशियम ने अपने फॉर्म को चेंज करा, इसलिए ये एक रिएक्शन है, ठीक है। चूँकि मैग्नीशियम को एक मेटल है और इस मेटल के कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज हो गए, ठीक है। ये सिर्फ एक मेटल था, अब ये मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन भी आ गया है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन।
जब चेंज एटम्स में हो जाए, मैग्नीशियम सिंगल एटम था, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ। मैग्नीशियम पहले जो था सिंगल एटम था, है ना। अब वो चेंज होके क्या बन गया, वो चेंज होके बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या यहाँ पे 2 एटम्स हैं, ठीक है, 2 एटम्स। तो जब इसके केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज आ गया तो हम इसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। क्या होता अगर मैग्नीशियम जलता और वो जो राख बनी थी, ऊपर जो ऐश बनी है, अगर ये भी मैग्नीशियम ही रहती तो क्या हम उसको तब केमिकल रिएक्शन बोलते हैं? नहीं, उस केस में केमिकल रिएक्शन नहीं होती। तो केमिकल रिएक्शन के लिए प्री रिक्विजिट क्या है? केमिकल रिएक्शन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि एटम्स के अंदर चेंज होना चाहिए। जो भी आपका रिएक्टेंट है, जो भी आप चीज़ ले रहे हो, ठीक है, रिएक्शन के लिए, उसके एलिमेंट में अगर चेंज, उसके एटम में अगर चेंज नहीं हो रहा है, अगर वो एलिमेंट चेंज नहीं हो रहा है, तो वो एक केमिकल रिएक्शन नहीं है, वो एक फिज़िकल रिएक्शन हो सकती है। कैसे कि जैसे सपोज़ कोई लोहे का ऐसे डब्बा है ना, एक लोहे का बॉक्स पड़ा है आपके पास में, अब आप इसको किसी लोहे का काम करने वाले के पास ले गए और उसने ठोक ठोक के इस लोहे को ऐसे स्फेयर बना दिया, ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे? चेंज तो हुआ। क्या ये केमिकल रिएक्शन है? नहीं, ये फिजिकल रिएक्शन है, ठीक है। इसका फिजिकल फॉर्म चेंज हुआ, इसका एलिमेंट चेंज नहीं हुआ, ये अभी भी आयरन ही था, ये यहाँ पे भी आयरन ही है। तो केमिकल रिएक्शन के लिए एटम का चेंज होना बहुत ज़रूरी है, एलिमेंट का चेंज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट से हमने क्या देखा कि मैग्नीशियम की जो रिबन है, जो हमने मैग्नीशियम रिबन ली थी, वो बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एमसीक्यू में आता है कि मैग्नीशियम कैसे बर्न करता है। मैग्नीशियम बर्न करता है डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ में, ठीक है। दूसरे ऑप्शन क्या हो सकते हैं? येलो, वॉयलेट, ठीक है, ग्रीन या फिर रेड, कुछ भी हो सकता है। तो मैग्नीशियम कैसे चलता है? डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ मिलता है और अपना वाइट पाउडर में चेंज हो जाता है। वाइट पाउडर क्या है? वाइट पाउडर हमने देख लिया, वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस वाइट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या सीख ला कि रिएक्शन क्या होती है, फिर हमने सीखा केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन के लिए प्री रिक्विजिट क्या है? प्री रिक्विजिट है एलिमेंट में चेंज होना, चेंज इन एलिमेंट, ओके। ओके, ठीक है। तो अभी हम इतना देख चुके हैं। अब केमिकल रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। उसकी स्टेट चेंज हो सकती है, हाँ, ठीक है। उसका कलर चेंज हो सकता है, हमने भी देखा कि हाँ कलर भी चेंज हो सकता है, ठीक है। उसमें से गैस निकल सकती है, गैस भी निकल सकती है, आप कुछ बर्न करोगे तो गैस निकल जाएगी, ठीक है। उसका टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, जब आप किसी चीज़ को हीट करोगे तो हो सकता है उसमें से हाइड्रोजन गैस निकले और उसका टेम्परेचर जो है सॉल्यूशन का, ठीक है, वो ज़्यादा गर्म हो जाए, वहाँ पे हीट रिलीज़ हो, ठीक है। तो सिर्फ कुछ रिएक्शन में टेम्परेचर भी हो सकता है, गैस भी निकल सकती है। डिफरेंट रिएक्शंस हैं, उनके एग्जांपल्स आप हायर क्लासेस में जाओगे तो पढ़ते जाओगे कि कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें गैस निकलती है, कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें टेम्परेचर निकलता है, ठीक है। और कुछ चीज़ें हम आगे भी अब पढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये तो हमने देखी केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। हमने बोला कि भैया हमने मैग्नीशियम लिया था, उसको जलाया और वो तो ऐश बन गया, ठीक है। अब ये तो वर्बल हो गया, पर वहाँ पे हुआ क्या? अगर आपको किसी को एक डाटा, अब किसी को लिख के भेजना है, साइंटिफिक एक्सप्लेन करना, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आपको देना है कि
ये हमने मैग्नीशियम जलाया था और ये हमारा बन गया, तो उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आप कैसे दोगे? आप बताओगे कैसे कि उसके अंदर हुआ क्या था? तो उसको बताने का जो सिंपलेस्ट तरीका है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। उसमें क्या करते हैं कि जो भी हमने लिया, अब हमने क्या लिया, हमने ले लिया था ठीक है, यहाँ पे लिख के बताता हूँ मैं, हाँ, हमने लिया था मैग्नीशियम, ठीक है, हमने मैग्नीशियम लिया था, साथ में क्या थी, ऑक्सीजन। ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट तरीका है जो भी आपके साथ हुआ, जो भी केमिकल रिएक्शन हुई उसको एक्सप्लेन करने का। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करी तो उसने क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तो हमने देख लिया, तो जो भी सिंपलेस्ट वे है रिप्रेजेंटेशन का, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अच्छा, इसको और सिंपली भी लिख सकते हैं क्या? हाँ, इसको और सिंपली भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब और सिंपली इसको कैसे लिखा जाएगा, ये जो मैग्नीशियम है इसका आप सिंबल लिख दो, ठीक है, ठीक है। जो ऑक्सीजन है इसका भी आप सिंबल लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे आप मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल लिख दो, ठीक है। ये भी हो गया, ये तो और सिंपल तरीका हो गया, ठीक है। अब हमको इसमें डालनी है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसमें कैसे डालेंगे, क्या हम इसमें इसकी स्टेट बता सकते हैं ना, कि कौन सा जब हमने एलिमेंट लिया था वो कौन से स्टेट में था, ठीक है, और प्रोडक्ट में जब वो फॉर्म हुआ तो कौन से स्टेट में फॉर्म हुआ। हाँ, ये तो बता सकते हैं, तो हमको पता ही है, कैसे बताएंगे। मैग्नीशियम जो लिया था तो सॉलिड था, ठीक है, ऑक्सीजन जो ली थी वो गैस थी, ठीक है, MgO तो राख बनी थी, पाउडर बना था, वो कैसा था, वो भी सॉलिड था, ठीक है। तो सॉलिड को लिखते हैं S से, गैस को लिखते हैं G से, ठीक है। अब ये भी इतना भी क्लियर हो गया, चलो ठीक है। इसमें और क्या क्या ऐड कर सकते हैं, तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। एक केमिकल रिएक्शन को अगर आपको इंफॉर्मेटिव बनाना है तो इसमें आप टेम्परेचर ऐड कर सकते हो, ठीक है, इसमें आप प्रेशर ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने कोई कैटलिस्ट दिया है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। स्टेट और सिंबल के अलावा इतनी और सारी चीज़ें हैं जो आप एक केमिकल रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो वो अपन देख लेते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने ऐड करी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने केमिकल इक्वेशन यहाँ पे देख ली कि ऐसे लिखते हैं भाई, सिंबल में लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमने मैग्नीशियम लिया था, ऑक्सीजन लिया था, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने मिलकर बना लिया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और है जो मैंने नहीं बताई अभी तक, जो भी चीज़ आप लेते हो बहुत सिंपल है, जो भी चीज़ आप लेते हो वो होती है रिएक्टेंट। क्यों वो रिएक्टेंट क्यों होती है, क्योंकि वो रिएक्ट करने वाली है ना, रिएक्ट करने वाली, जो रिएक्ट करेंगे वो क्या होगा, वो होगा रिएक्टेंट, ठीक है। तो जो बन जाएगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट, ठीक है, समझ में आया। जब दो रिएक्ट करने वाली चीज़ों ने, जब दो रिएक्टेंट्स ने आपस में रिएक्शन करी तो उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया, ओके, ये बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि जो रिएक्टेंट होता है ना, उसको आप लिखते हो लेफ्ट साइड में एरो के पीछे, ठीक है, इधर पीछे की साइड में आप लिखते हो रिएक्टेंट्स को, और प्रोडक्ट्स को आप लिखते हो एरो के ऐसे राइट साइड में, ठीक है। रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा, प्रोडक्ट राइट साइड में लिखा जाएगा, ओके। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है। अब अपन देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर रिएक्शन को आप लिखते कैसे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ तो लिखते, हमने इतना तो लिख दिया था भाई, ठीक है। क्या लिख दिया था हमने इतना लिख दिया था कि Mg मैग्नीशियम लिया था, साथ में ऑक्सीजन ली थी, यहाँ से हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, है ना। और हमने साथ में फिर इसकी स्टेट्स लिख दी थी कि भाई ये तो सॉलिड था,
ये गैस थी, ये भी सॉलिड था, पर इसमें एक चीज़ मिसिंग है। इसमें क्या मिसिंग है कि जो एलिमेंट्स के नंबर हैं वो मैच नहीं हो रहे हैं। कैसे? मैग्नीशियम कितना है? मैग्नीशियम है 1। ऑक्सीजन कितने? ऑक्सीजन है 2। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है? मैग्नीशियम है 1। ऑक्सीजन कितना? ऑक्सीजन भी है 1। एक ऑक्सीजन यहाँ पे कम है। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि रिएक्शन में हम बोल रहे हैं कि चेंज हो रहा है, एलिमेंट में चेंज हो रहा है, उसका मास चेंज थोड़ी ना हो रहा है। अगर आपने 100 ग्राम रिएक्टेंट लिया है ना, अगर आपने 100 ग्राम लिया है रिएक्टेंट, प्रोडक्ट 100 ग्राम बनना ही चाहिए। ये कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो कम हो गया है, एक ऑक्सीजन, एक एटम ही ऑक्सीजन का कम हो गया है, तो ये प्रॉपर रिएक्शन नहीं है, ये वैलिड रिएक्शन नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, ताकि जो सारे एटम्स हैं, ठीक है, वो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में बैलेंस रहेगा। क्यों बैलेंस करना पड़ेगा? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मास जो है वो बैलेंस रहे। मास बैलेंस क्यों रखना है? क्योंकि मास सिर्फ चेंज हो सकता है। मास चेंज कैसे हो सकता है? मास या तो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है, या फिर एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। मास ख़त्म नहीं हो सकता है, मास गायब नहीं हो सकता है। यहाँ पे तो हमने मास को गायब ही कर दिया है, एक एटम को ही गायब कर दिया, ये हम कर ही नहीं सकते, ठीक है। आइंस्टाइन की जो एनर्जी की इक्वेशन है वो क्या है? E=mc²। वो बता रहे हैं कि एनर्जी को अगर आपको मास में कन्वर्ट करना है, या फिर मास को अगर आपको एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, E=mc²। पर उसने, आइंस्टाइन ने जब ये डिस्क्राइब करा, तो इसका कहने का यही मतलब था कि भाई आप मास को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, मास को आप बस एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऊपर भी यही हो रहा है, हम जो मास है, ठीक है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो अब यहाँ पे मास तो कम हो गया, इसको मास को हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम आगे सीखेंगे कि हम बैलेंसिंग वगैरह कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने सीखा केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, ठीक है। हम इसको बैलेंस कैसे करते हैं? यहाँ पे एक स्टेटमेंट है जो मैंने हाईलाइट किया कि टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। क्या मतलब है कि रिएक्टेंट्स में जो टोटल मास है 100 ग्राम, प्रोडक्ट में भी इतना ही 100 ग्राम मास होना चाहिए, ठीक है। अगर रिएक्टेंट में थोड़ा कम मास है और प्रोडक्ट में थोड़ा ज़्यादा मास है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि मास ना जनरेट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। और इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? मास को कैलकुलेट कैसे करते हैं? एटम से। हर एटम का अपना एक मास होता है। तो मास हमने, जब हम मास की बात कर रहे हैं, तो हम उसको बस साइंटिफिकली कैलकुलेट कैसे करेंगे? हम अपनी रिएक्शन में कैसे? अब आप मैग्नीशियम ले लोगे सपोज, तो अब मैग्नीशियम का उसे वजन करने थोड़ी ना बैठोगे कि अच्छा 100 ग्राम मैग्नीशियम लिया था, इधर भी 100 ग्राम निकला कि नहीं निकला। नहीं, कैसे कैलकुलेट नहीं करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ एटम से कैलकुलेट करते हैं कि इधर भी मैग्नीशियम एक है, तो प्रोडक्ट में भी एक ही मैग्नीशियम होना चाहिए। इधर ऑक्सीजन 2 है, तो प्रोडक्ट में 2 ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन के एटम 2 होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब जैसे ऊपर की क्या रिएक्शन है? जिंक प्लस H2SO4, ठीक है। इसने बना दिया जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2। अब सबसे पहले आप चेक करो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है। तो अपन एक एक एटम्स के नंबर को चेक कर लेंगे। जिंक का कितना है? 1, ठीक है। इन्होंने अपने नीचे कंपेयर करके दे दिया, ठीक है। इसमें रिएक्टेंट्स में ये यहाँ पे LHS में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ठीक है। और इधर की साइड प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम कितने हैं, तो ये LHS और ये RHS, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपन यहाँ पे देख लेते हैं एक बार पूरा रिएक्शन में, ठीक है। जिंक रिएक्टेंट में कितना है? 1, ठीक है। प्रोडक्ट में कितना है? 1। तो रिएक्टेंट में जिंक का अमाउंट 1, प्रोडक्ट में 1, बैलेंस है। जिंक चेक। हाइड्रोजन देख लो, यहाँ पे कितनी है? 2, यहाँ पे कितनी है?
यहाँ पे भी है 2, ठीक है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है। हाइड्रोजन हो गई चेक। सल्फर चेक कर लो, सल्फर यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, ठीक है, सल्फर चेक हो गया, इधर भी 1, इधर भी 1। फाइनली ऑक्सीजन चेक कर लो, यहाँ पे कितनी है 4, यहाँ पे कितनी है 4। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड 4 है, तो हम ऑक्सीजन भी चेक। तो यही रिएक्शन तो भैया पूरी बैलेंस है, क्योंकि इधर वाले जो रिएक्टेंट्स में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स थे वो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो अब कौन सी रिएक्शन है जो बैलेंस नहीं है? ओके, अब ये रिएक्शन अपने पास में है FeH2O Fe3O4H2। कूल। क्या ये रिएक्शंस बैलेंस है? चेक कर लेते हैं। Fe कितना है 1, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 3, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 1। बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस नहीं है। दूसरा कुछ आइटम बैलेंस है क्या? हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 2। अभी तो हाइड्रोजन चलो बैलेंस है। ऑक्सीजन देख लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4। ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, मतलब इस इक्वेशन को तो अपने को भैया बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे होगी इक्वेशन बैलेंस, वो देख लेते हैं वो भी अपन। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे पहले आप वो एलिमेंट ढूंढो, है ना, जिसके एटम सबसे ज़्यादा है बैलेंस करने में। ज़्यादा से कम पे जाएंगे तो इजी रहेगा, मतलब सबसे ज़्यादा वाले पहले पहले हो जाएंगे, तो फिर आखिर में हमको एक एक एटम ही बैलेंस करने को रहेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा आइटम है? Fe कितना है 1 है, इधर 3 है, चलो ठीक है, मतलब 3 Fe का मैक्सिमम अमाउंट 3 मिल गया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 1 है, और यहाँ पे कितना है 4 है। ऑक्सीजन के एटम्स का अमाउंट मैक्सिमम हमको कितना मिल गया 4, मतलब हम ऑक्सीजन से शुरू कर सकते हैं बैलेंस करना, ठीक है। अब कैसे बैलेंस करना है ना, आपको बनानी है एक टेबल, ठीक है। इधर आएगा रिएक्टेंट, इधर आएगा प्रोडक्ट, ठीक है। इधर आएगा इनिशियल, इधर आएगा फाइनल। फाइनल कब आएगा? आफ्टर बैलेंस। कौन से एलिमेंट के लिए कर रहे हैं? जो सबसे ज़्यादा है, मतलब हम सबसे पहले कर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। इनिशियली ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है 1, यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 1, ठीक है। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है 4, ये Fe3O4 लिखा है ना, प्रोडक्ट में कितना हो गया 4, ठीक है। मतलब अपने को जो बड़ा नंबर है, ये तो रिएक्टेंट में हो या प्रोडक्ट में हो, उसको इक्वलाइज करना है। मतलब अगर प्रोडक्ट में 1 होता तो और रिएक्टेंट में 4 होता तो हमको प्रोडक्ट में 4 का मल्टीप्लाई करना होता, ताकि LHS RHS के इक्वल हो जाए। प्राइम अपना क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड में, एक मिनट, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में आपको 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि राइट हैंड साइड में हो जाए वो 4। अब ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? यहाँ पे तो हमने लिख लिया, हमको समझ में आ गया कि चलो भाई इधर भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या इस ऑक्सीजन में हम अकेले 4 का मल्टीप्लाई करेंगे? क्या हम इसको H2O4 लिखेंगे 4 का मल्टीप्लाई करके? नहीं, क्यों नहीं लिख सकते हैं भाई? एटम बैलेंस कर रहा है तो एटम बैलेंस कर दे रहे हैं। एटम बैलेंस करना है, एलिमेंट चेंज नहीं करना है। एटम बैलेंस करना है ना, पर एलिमेंट जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। क्या H2O4 H2O होता है? नहीं होता है। H2O4 तो कुछ अलग ही एलिमेंट बन गया। तो क्या हम ये कर सकते हैं? नहीं। तो हम क्या करेंगे? हम इस पूरे एलिमेंट में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पूरे के पूरे एलिमेंट में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, एक एटम में नहीं करेंगे। वो एटम जिस भी दूसरे एटम के साथ में जुड़ा हुआ है, वो जो भी कंपाउंड है, उस पूरे कंपाउंड में ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। सिंगल एटम में मल्टीप्लाई हम नहीं करते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या होगा? अब रिएक्शन क्या बन गई अपनी? एक बार बैलेंस करने के बाद में
ऊपर से देख के लिख देते हैं ना, Fe प्लस 4H2O, ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई हो गया, इधर क्या बना Fe3O4 प्लस H2। चलो भैया अब क्या क्या बैलेंस हो गया, वही तो सिर्फ हो गई ऑक्सीजन बैलेंस। अब फिर से चेक कर लो, Fe यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, चलो ठीक है, Fe को तो करना है, Fe 3 Fe है ना। हाइड्रोजन कितना, यहाँ पे तो 8, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, आइटम्स काउंट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे तो 4 का मल्टीप्लाई करा, पर इस कंपाउंड में ही 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे, तो 2 इंटू 4 कितना होगा 8, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए 8, यहाँ पे कितने हो गए 2, मतलब अब हाइड्रोजन ज़्यादा नंबर है, अब हमको हाइड्रोजन बैलेंस करना है, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम फिर से टेबल बनाएंगे, ठीक है। अब हम फिर से अपनी टेबल बनाएंगे, कौन सी टेबल, वही आपकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली टेबल, ठीक है। वही आपका यहाँ पे इनिशियल होगा, यहाँ पे फाइनल होगा, आफ्टर बैलेंसिंग होगा, ठीक है। अब इनिशियल हमने अब हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन का काम खत्म हो गया, ऑक्सीजन का खेल खत्म हो गया, ऑक्सीजन को कर लिया है हमने बैलेंस। अब हम करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस। कैसे करना है हाइड्रोजन को बैलेंस, हाइड्रोजन इनिशियल कितना है भाई, इनिशियल रिएक्टेंट में तो है वो 8, ठीक है, और प्रोडक्ट में कितना है 2, तो इस 2 को 8 बनाना पड़ेगा, LHS इक्वल टू RHS करना है, ठीक है। तो छोटा है उसी में मल्टीप्लाई करके बड़ा करेंगे। इस 2 को 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 2 को 8 बनाने के लिए इसमें करना पड़ेगा आपको 4 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम करेंगे 2 इंटू 4 और यहाँ पे 8 का 8 ही रहेगा। तो अब क्या हो गया, अब हमको प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले हमने रिएक्टेंट में करा था, अब हम करेंगे प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब फिर से इक्वेशन को देख लेते हैं भाई, अब हमारी इक्वेशन कैसे बन रही है ना। इसको हटाओ यहाँ से, इसको भी हटाओ, एक बार इसको भी हटाओ, ठीक है। Fe3O4 यहाँ पे पहले 4H2O था, और इधर हमने जो H2 था उसमें हमने कर दिया है 4 का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देख लेते हैं फिर से कि क्या क्या बैलेंस हो गया, ठीक है। Fe1 Fe3 Fe को बैलेंस नहीं हुआ है, हाइड्रोजन 8, 4 इंटू 2 8, हाइड्रोजन 4 इंटू 2 8, हाइड्रोजन चेक, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन चेक, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब क्या बैलेंस करना है, अपने पास है Fe को बैलेंस करना है, फिर से वही टेबल बना लो, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह हम लिख देंगे Fe के लिए टेबल बना लो, ठीक है। अब इनिशियली Fe लेफ्ट हैंड साइड में कितना, रिएक्टेंट में कितना 1, प्रोडक्ट में कितना 3, ठीक है। मतलब रिएक्टेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ कम है वही तो मल्टीप्लाई करके अपन बड़ा बना सकते हैं, सही बात है। तो रिएक्टेंट में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, 1 को 3 बनाना है तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल है, ठीक है। तो वहाँ पर 1 इंटू 3, और ये तो प्रोडक्ट में कुछ करना ही नहीं है, तो 3 का 3 है, मतलब अब जो अपडेटेड इक्वेशन है उसमें हम यहाँ पे कर देंगे 3Fe, ठीक है। 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। एक बार बैलेंस करके देख लेते हैं कि क्या भाई पूरा सिस्टम सही है कि नहीं अपना। Fe यहाँ पे कितना है Fe3, टोटल Fe3, हाइड्रोजन टोटल 8, टोटल 4 इंटू 2 8, ऑक्सीजन टोटल 4, यहाँ पे टोटल 4 फाइनली। तो हमने फाइनली इस इक्वेशन को कर लिया है बैलेंस, ठीक है। बैलेंस करने के लिए क्या किया, सबसे पहले हमने शुरू किया सबसे बड़े नंबर से, जो सबसे ज़्यादा है एटम्स, ठीक है, LHS में। फिर हमने देखा कि वो ज़्यादा अमाउंट LHS में है कि RHS में है, ठीक है। तो हमने को पता चला कि शायद वो RHS में है। अगर RHS में ज़्यादा है मतलब LHS में कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो RHS के बराबर हो जाए,
ठीक है, हमने वो नंबर देगा कि अच्छा हाँ 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या 2 का, या जिसका भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमने उसको मल्टीप्लाई करके LHS RHS को उस बड़े आइटम के लिए कर दिया। फिर हमने फिर से चेक करा कि अब क्या क्या इम्बैलेंस है, तो हमको फिर एक आइटम मिल गए जो इम्बैलेंस थे, ठीक है। अब इन दोनों में हमने देख लिया कि सबसे ज़्यादा कौन इम्बैलेंस है, जो सबसे ज़्यादा इम्बैलेंस है। फिर हमने उसमें वापस मल्टीप्लिकेशन शुरू किया, ठीक है, उसको अगेन मल्टीप्लाई किया, तब फिर उसको चेक करा कि LHS में वो ज़्यादा है कि RHS में ज़्यादा है। सपोज वो LHS में ज़्यादा है, RHS में कम है, तो हमें इसको RHS में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो हम RHS में उसका कोई पर्टिकुलर नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम उसको बैलेंस करेंगे। तो ऐसे LHS और RHS में आपको एटम्स के नंबर, एलिमेंट का नंबर नहीं, एटम का नंबर देखना होता है। ऑक्सीजन का, आयरन का, हाइड्रोजन का, सोडियम, पोटेशियम, जो भी आपके कंपाउंड है उसका देखना होता है आपको। फिर ये देखना होता है कि इधर ज़्यादा है कि इधर ज़्यादा है, जिधर कम है उसमें मल्टीप्लाई करके इधर के बराबर करना होता है। इस तरीके से आप करते हो किसी भी इक्वेशन को बैलेंस। ओके, हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी इसको देख लेते हैं कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो आप इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बॉक्सेस बना लो, ठीक है भैया, बॉक्सेस बना लिए। अगला क्या है, सारे आइटम्स की लिस्ट बना लो, LHS में कितने हैं और RHS में कितने हैं। हमने सिंगल आइटम के साथ किया था। सिंगल आइटम से करने से पहले आप ये LHS और RHS की लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। कैसे, आयरन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इधर कितना है, एक है, एक ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, आयरन है 3 है, तो यहाँ पे इसने 3 लिख दिया, ठीक है। ऐसे हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ पे कितना है, 2 है, 2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे भी 2 लिख दिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कितना है, सिंगल है, उसने 1 लिख दिया। यहाँ पे कितना है, 4 है, तो यहाँ पे आ गया 4। तो एक आपको टेबल बन गई है। तो इस टेबल से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको बैलेंस क्या क्या करना है और सबसे ज़्यादा क्या है। इसमें भी सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है, सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन। तो बैलेंसिंग की शुरुआत कहाँ से होगी, ऑक्सीजन से होगी, ठीक है। तो इसने भी वही करा, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इनिशियली कितने थे, रिएक्टेंट में तो एक ही H2O था, मतलब एक ही ऑक्सीजन था ना रिएक्टेंट में। तो ये यहाँ पे ऊपर रिएक्टेंट में तो सिंगल ही ऑक्सीजन है ना, तो उसने यहाँ पे 1 लिख दिया। पर ये पूरा H2O में होगा, मैंने बोला था ना सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होगा, पूरा का पूरा कंपाउंड में मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट में कितना है, 4 ऑक्सीजन है, किस फॉर्म में, Fe3O4 के फॉर्म में, ठीक है। तो प्रोडक्ट में ज़्यादा है तो मल्टीप्लाई कहाँ पे करेंगे, ऑफकोर्स प्रोडक्ट में ज़्यादा है तो मल्टीप्लाई रिएक्टेंट में करेंगे। कम वाले में ही मल्टीप्लाई करके उसको ज़्यादा के इक्वल आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इधर का ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए, ठीक है। वो हो गया आप बैलेंस। अब ऑक्सीजन के बाद में अब दूसरा फिर से एटम देख लो। फिर उन्होंने ले लिया हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन इनिशियली अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, एक बार बैलेंसिंग के बाद में 8 है, ठीक है। प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 ही हैं, ये रहा 2 ही है। यहाँ पे कितने हैं, 8 है, ठीक है। अब फिर से जो कम है वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। कम कहाँ पे, आपके प्रोडक्ट में कम है, तो प्रोडक्ट में हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये इक्वल हो जाए, ठीक है। अब रिएक्शन कैसी दिख रही है, और यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। ये तो पहले फर्स्ट टाइम में यहाँ पे किया था, सेकंड टाइम में यहाँ पे किया है। फर्स्ट टाइम में हमने किया था ऑक्सीजन को बैलेंस, सेकंड टाइम में हमने किया है हाइड्रोजन को बैलेंस, ठीक है। अब क्या बचा, अब आपका बच गया आयरन। आयरन को देख लो, इनिशियल कितना, सिंगल, ठीक है। प्रोडक्ट में कितना, 3। अब सिंगल में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इधर प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। LHS में कम है तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने Fe को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक बार चेक कर लो, Fe3 4H2O, यहाँ पे भी Fe3O4 और 4H2O, सारे आइटम्स को चेक कर लो। Fe कितने इधर, 3, इधर कितने, 3। हाइड्रोजन इधर कितना, 8, इधर कितना, 8। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना, ऑक्सीजन यहाँ पे तो कम एलिमेंट में तो 1 ही है, तो 4 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया, 4। यहाँ पे कितना, 4। इक्वेशन आपकी कैसी हो गई, बैलेंस हो गई। ये रही आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन। तो शुरू कैसे करना है, शुरू करना है जो सबसे ज़्यादा,
ठीक है, ज़्यादा जिसके एटम्स हों, है ना, उसी से शुरू करना है, फिर ज़्यादा से करते करते सबसे कम वाले पे आपको आ जाना है। ऐसे हम करेंगे। अब ये तो हमने देख लिया कि बैलेंसिंग अब करना आ गई, ठीक है। अब वही है कि हम इसमें स्टेट्स मेंशन करते हैं कि जो कौन सा एलिमेंट जो है, ठीक है, जो कौन सा कंपाउंड है वो अपने किस स्टेट में। वही जो मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम हमने लिया था, तो मैग्नीशियम हमने कैसे लिया था, सॉलिड लिया था। ऑक्सीजन कैसे ली थी, गैस के फॉर्म में थी। उसने क्या बनाई थी, एनर्जी, और साथ में क्या बनाया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो भी क्या था, सॉलिड था। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, नहीं है, तो अपन इसको एक बार बैलेंस करते हैं, ठीक है। एक देखो अभी एक क्वेश्चन मिल गया बैलेंस करने का, ठीक है। अब इसको बैलेंस करके एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्या रिएक्शन है अपनी, रिएक्शन है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम कितना 1, यहाँ पे कितना 1, मैग्नीशियम बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे कितना 1, RHS में ऑक्सीजन, ठीक है, LHS, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा बन गया तो अपन इसको ऐसा कर लेते हैं, है ना। इनिशियली 2, सॉरी ये होगा LHS और ये होगा RHS, तो एक मिनट, ओके ओके, है ना, ये होगा LHS, ये होगा आपका RHS, ठीक है। LHS में कितनी 2, RHS में कितनी ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, कम कहाँ पे, RHS में कम, तो मल्टीप्लाई कहाँ पे होगा, RHS में होगा। कितना होगा, LHS के बराबर करना है, 1 को 2 करना है तो क्या करोगे, 1 को 2 करना है तो आप करोगे 1 में 2 का मल्टीप्लाई, सिंपल, 1 इंटू 2, 2, ये होगी बराबर, ये होगी बराबर। चलो ठीक है, हम यहाँ पे कर देते हैं, मल्टीप्लाई कहाँ पे हुआ है, RHS में हुआ था, यहाँ पे कर देते हैं 2, तो 2 MgO हो गया। ऑक्सीजन इधर भी तो इधर भी तो, ऑक्सीजन चेक। अब क्या एलिमेंट बचा, मैग्नीशियम बचा। क्या मैग्नीशियम बैलेंस्ड है, नहीं। मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, फिर से टेबल कर दो इरेज, है ना, ठीक है। और यहाँ पे अब आ जाएगा आपका मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड में कितना 1, राइट हैंड साइड में कितना 2, ठीक है। तो फाइनल करेंगे, तो जब हम फाइनल करेंगे, ठीक है, तो इस 1 को 2 करने के लिए क्या करेंगे, 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे LHS भी 2 हो गया और आपका RHS भी 2 हो गया। तो वो कैसे करते हैं, चलो ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। LHS में 2 का मल्टीप्लाई हो गया और RHS में 2 का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, ठीक है, मैग्नीशियम, है ना, और ऑक्सीजन, इधर साइड LHS, इधर साइड RHS। मैग्नीशियम LHS में कितना 2, RHS में कितना 2, ऑक्सीजन LHS में कितना 2, RHS में कितना 2। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बैलेंस्ड रिएक्शन हो गई है, बधाई हो। ऐसे करते हैं रिएक्शन को बैलेंस, ठीक है। जब 3-4 कर लोगे तो इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
वर्बली करते जाओगे, फटाफट करोगे कि अच्छा इधर 2 ऑक्सीजन है, चलो इधर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, इधर 2 मैग्नीशियम है, इधर 1 ही, इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, ख़त्म। जब 3-4 बार ऐसे रिएक्शन को बैलेंस कर लोगे, थोड़ी हार्ड रिएक्शंस को बैलेंस कर लोगे, तो ये आप ओरली कर जाओगे। ठीक है, कुछ नहीं करना होता है, बस पूरी बैलेंस करने के बाद में एक बार क्रॉस चेक कर लेना सबसे लास्ट में, जब आप सब श्योर हो जाओ कि हाँ भाई हमने तो ओरली बैलेंस कर लिया है, एक बार एलिमेंट्स को चेक कर लेना नंबर कि इधर जितने हैं उधर उतने भी है कि नहीं है। ठीक है, ऐसे हम करते हैं। तो हमने अभी देख ली बैलेंसिंग। ठीक है, अब एक और चीज़ है कि जो सिंबल्स जो है, ठीक है, ये जो हम रिएक्शन लिख रहे हैं ना, ये जितनी भी हम रिएक्शंस लिख रहे हैं ये सब इनकम्प्लीट है। क्यों है इनकम्प्लीट? क्योंकि हमने रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनका स्टेट नहीं बताया। अच्छा, स्टेट नहीं बताया, क्या मतलब स्टेट नहीं बताया? अरे स्टेट नहीं बताया से ये मतलब है कि क्या वो सॉलिड है, क्या वो लिक्विड है, क्या वो गैस के फॉर्म में है, क्या वो एक्वस फॉर्म में है, ये हमने बताया नहीं। तो रिएक्शन में ये भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी आपका एलिमेंट है, जो भी रिएक्टेंट है और जो भी प्रोडक्ट है उसकी स्टेट क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे स्टेट? अभी लिख देते हैं स्टेट, डोंट वरी। ठीक है, मैग्नीशियम लिया था हमने, क्या ली थी मैग्नीशियम की? तो हमने रिबन ली थी। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन क्या थी भाई? मैग्नीशियम का एक टुकड़ा ले लिया था, रिबन जैसा पतला सा। ठीक है, टुकड़ा रिबन जैसा पतला सा, मतलब हाथ में पकड़ रहे थे तो कैसा होगा? ऑफकोर्स मैग्नीशियम जो होगा वो होगा आपका सॉलिड। मैं ये थोड़ा सा दूसरे कलर से लिख देता हूँ, है ना। ये होगा आपका सॉलिड। ठीक है, रिएक्शन लिख लेते हैं अपन, फिर अपन ये भी उनका स्टेट भी लिख लेंगे। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना। ओके, मैग्नीशियम कैसे लिया था? सॉलिड। ऑक्सीजन कैसे ली थी? हमने ली थी ऑक्सीजन, जब हम जला रहे थे तो क्या हम ऑक्सीजन कैसे लेके आए थे? नहीं। तो कौन सी थी वो ऑक्सीजन? कहाँ से आई? जो एटमॉस्फेयर में थी ऑक्सीजन वही आई। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कैसे प्रेजेंट होती है? ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो गैस के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे जी। डन। फिर हमने जो उसका प्रोडक्ट बनाया था वो बनाया था MgO। MgO कैसा था? रॉक के फॉर्म में था, पाउडर जो बना था, है ना। तो पाउडर क्या हो गया? पाउडर हो गया आपका आगे सॉलिड। भाई पाउडर है तो क्या हुआ? है तो सॉलिड ही ना, लिक्विड थोड़ी ना है, गैस थोड़ी ना है, पानी में घुला हुआ थोड़ी ना है, इसलिए एक्वस थोड़ी ना है तो वो सॉलिड ही। तो ऐसे ही जब भी आप रिएक्शन लिखते हो तो साथ में उसका एलिमेंट भी लिखते हो। और फिर हमने रिएक्शन को बैलेंस भी कर दिया था, यहाँ पे भी 2 डाल दिया था और यहाँ पे भी 2 डाल दिया था। तो ये है अब वो कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है, 2 मैग्नीशियम सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस फॉर्म्स 2 MgO दैट इज सॉलिड। ये है कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं हम? ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारी रिएक्शन है वो थोड़ी सी मोर इंफॉर्मेटिव दिखे। जो हमारी केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, उसमें और इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाए, हमको अलग से थ्योरी में देखना नहीं पड़े कि अच्छा इनने मैग्नीशियम कैसे लिया था, लिक्विड लिया था, कहीं नीचे पैराग्राफ में ना देखना पड़े। वो रिएक्शन जो है, इक्वेशन जो है, उसमें समझ में आ जाए कि अच्छा हाँ ये मैग्नीशियम सॉलिड था, ऑक्सीजन गैस थी। ठीक है, क्या क्या ले सकते हो? गैस ले सकते हो, लिक्विड ले सकते हो, एक्वस ले सकते हो और सॉलिड ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक रिएक्शन है, ठीक है, Fe सॉलिड है, डन है। अब H2O, H2O तो क्या होता है? पानी होता है। पानी कैसा होता है? लिक्विड, बह रहा है। H2 गैस क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? ये है अपना क्वेश्चन कि हमने H2 को गैस क्यों लिखा है? H2 तो लिक्विड होता है। H2 को गैस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वो नॉर्मल पानी नहीं है, वो स्टीम है। उस पानी को हमने उबाल के उसकी भाप बना ली है। भाप कैसी होती है? वो तो गैसियस फॉर्म में होती है ना। तो स्टीम कैसी होती है? गैसियस फॉर्म में होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे गैस है। तो सर हमको कैसे पता चलेगा
कि पानी है कि ये भाप है। ये गैस लिखा हुआ है वो इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने जो लिया है वो सिर्फ पानी नहीं लिया है, हमने गर्म पानी लिया है, हमने भाप ली है। ठीक है, नॉर्मल पानी लिया होता तो क्या लिखते हैं, H2O के आगे ऐसे L लिखते थे, मतलब लिक्विड ले रखा है। क्या हमने लिक्विड ले रखा है? नहीं, हमने ले रखी है स्टीम, जो कि होती है गैस। तब समझे? तो यही तो है इन्फॉर्मेशन, यही तो गेन करना है। अब इन्फॉर्मेशन यहाँ से कैसे निकली, मैं आपको तुमको एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, कि ये जो इक्वेशन है इसमें जब मेटल्स की स्टेट दे रखी है, ठीक है, तो जो भी इसको रीडर है, जो भी इस इक्वेशन का रीडर है, तो उसको पढ़ रहा है, उसको यहीं से समझ में आ जाएगा कि जो Fe लिया था, अच्छा वो तो सॉलिड में लिया था, पानी लिया था, ओके, पर पानी गैसियस फॉर्म में, मतलब इन्होंने स्टीम ली थी। तो फिर इससे जो प्रोडक्ट बना वो बना सॉलिड, और H2 जो बनी वो गैस बनी, हाइड्रोजन गैस निकली। तो जो करने वाला है, सपोज उसको भी एक्सपेरिमेंट करना है, तो उसको इस इक्वेशन देख के समझ में आ जाएगा कि नहीं, मुझे डायरेक्ट पानी नहीं डाल देना है, मेरे को स्टीम यूज़ करनी है। ठीक है, ये इसका इक्विवेलेंस है। प्रोडक्ट के साथ में उसकी स्टेट लिखने का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है। ठीक है, और क्या क्या लिखते हैं, और लिखते हैं टेम्परेचर, ओके, प्रेशर, ओके, कैटलिस्ट, ओके। कैसे, एग्जांपल देख लेते हैं। 340 ATM इन्होंने लिखा है एक इक्वेशन के ऊपर। क्या है इक्वेशन? CO। CO क्या है? CO के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, तो CO2 को क्या बोलते हैं? CO2 को बोलते हैं, सबको पता है, वही कार्बन डाइऑक्साइड। समझे? डाइऑक्साइड क्यों, मोनोऑक्साइड क्यों? दो ऑक्सीजन है तो डाइऑक्साइड, सिंगल ऑक्सीजन है तो मोनोऑक्साइड। ओके, नो डाउट। अब यहाँ पे ले ली कार्बन मोनोऑक्साइड, उसमें डाल दी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ये है मेथेनॉल। मेथेनॉल ये एक अल्कोहल ही है। क्या ये दारू है? हाँ, ये दारू है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे होगा सीवियर इन्फेक्शन। ठीक है, इसकी सीवियर इन्फेक्शन से मतलब इसकी होती है सीवियर पॉइजनिंग। जब हम बोलते हैं ना कच्ची शराब, अब न्यूज़ में देखते हो कि कहीं से कच्ची शराब पकड़ाई, कच्ची शराब पीने से इतने लोग मर गए, तो उनको ये मेथेनॉल की पॉइजनिंग हो जाती है। क्योंकि कच्ची शराब में क्या होता है, बहुत बार वो ठीक से शराब को बना नहीं पाते और वो बना लेते हैं ये मेथेनॉल। ये मेथेनॉल आप पीते हो तो ये आपके शरीर के लिए बहुत हार्मफुल है। ठीक है, ये आपको पॉइजनिंग करवा देती है और इसकी वजह से लोग मर जाते हैं। तो अपने मजदूर वर्ग के लोग जो कच्ची शराब को खरीद लेते हैं, ठीक है, कहीं से बन रही होती है, बहुत जगह पर बनती है कच्ची शराब, उसे पी लेते हैं, उनकी फिर डेथ हो जाती है, उनको एडमिट होना पड़ता है। ठीक है, वर्स्ट केसेस में डेथ भी हो ही जाती है, बहुत कॉमन है। आप देखोगे तो कहने कि आपको न्यूज़ में पता चलता ही रहेगा कि भाई मेथेनॉल की पॉइजनिंग हो गई है। ठीक है, पर हम यहाँ से थोड़ा सा अलग आ गए। हम तो इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो भाई कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, इसने बना लिया मेथेनॉल। ठीक है, ये 340 ATM क्या है जो इस एरो के ऊपर लिखा गया है? कहाँ लिखा गया है ये 340? ये इस एरो के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, क्या मतलब है? मतलब वो कंडीशन बता रहा है कि हमने ये जो रिएक्शन को करी है वो किस कंडीशन में करी है। अच्छा, कौन सी कंडीशन बता रहा है? पानी गिर रहा है क्या, गर्मी हो रही है क्या, तूफान आ गया, बाढ़ में है, किसी कंडीशन बता रहा है? हाँ, ऐसी ही कंडीशन बता रहा है, पर वो पानी तूफान बाढ़ की कंडीशन नहीं है, वो प्रेशर की कंडीशन बता रहा है कि हमने प्रेशर कितना लिया था। ठीक है, तो कोई भी कंडीशन जब हम यूज़ करेंगे तो हम उसका एरो के ऊपर लिख देंगे कि हमने अभी किस माहौल में उस रिएक्शन को करा। हमने उस रिएक्शन करवाने के लिए क्या ज़्यादा गर्मी दे दी? ठीक है, क्या हमने टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम कर दिया? ठीक है, हमने कुछ अलग ऊपर से प्रेशर डाल दिया? ठीक है, हमने कोई और ऐसा कंपाउंड ऐड कर दिया कि उसके अंदर जो रिएक्शन को फास्ट कर दे, उसको कैटलिस्ट बोलते हैं। तो वो किस कंडीशन में इसके ऊपर एरो के ऊपर लिखी जाती है चीज़, उससे वो है कंडीशन, कि हमने रिएक्शन को किस कंडीशन में करवाया है। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन को किस कंडीशन में करवाया है? ये वाली रिएक्शन कराने के लिए हमको प्रेशर बढ़ाना पड़ा। कितना प्रेशर बढ़ाना पड़ा? प्रेशर बढ़ाना पड़ा भैया 340 ATM। 340 ATM।
ये क्या समझ में आ रहा है 340 ATM ये क्या होता है? 340 ATM क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, प्रेशर की जो यूनिट है वो है ATM। अगर आपको कहीं का भी प्रेशर बताना है तो हम उसको ATM के टर्म्स में बताते हैं, ये है इसकी SI यूनिट। ठीक है, ये तो इसकी यूनिट हो गई। यूनिट का मतलब, अरे जैसे आप लेंथ को मीटर में बताते हो ना कि लेंथ कितनी है, 50 मीटर लेंथ है, तो प्रेशर कितना है, तो 340 ATM प्रेशर है। अब एक मैं आपको अंदाज़ा देता हूँ कि 340 ATM प्रेशर कितना होता है। तो आपका एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसको हम कंसिडर करते हैं 1 ATM। एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है ना वो भी हमारे ऊपर एक प्रेशर लगा रही है, वो फील नहीं हो रहा है, ठीक है, पर वो प्रेशर हमारे ऊपर लग रहा है। कितना लग रहा है? 1 ATM प्रेशर लग रहा है। जैसे आप समंदर की गहराई में जाते जाओगे, अब देखना कि जो सबमरीन्स रहती हैं वो ज़्यादा अंदर तक नहीं जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि समंदर उनके ऊपर प्रेशर लगाता है। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पूरी सबमरीन एकदम से क्रश हो जाएगी, इतना प्रेशर बढ़ जाएगा, आपकी पूरी बॉडी क्रश हो जाएगी जब आप ज़्यादा डीप सी में जाओगे, इतना प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसी हम प्रेशर को बढ़ाते गए एटमॉस्फेयर प्रेशर के कंपेरिजन में उसको हमने कितना कर लिया, 340 ATM कर लिया। तो ये पूरी पिक्चर बताने का मतलब ये था कि ये कंडीशन बता रहा है कि किस कंडीशन में ये रिएक्शन परफॉर्म हुई है। ओके, हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से, है ना। ये अगेन कंडीशन बता रहा है, ये कौन सी रिएक्शन है, क्या आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो? 6CO2 + 12H2 हम C6H12O6 + 6CO2 + 6H2। ठीक है, अगर आपने अपनी 9th क्लास ठीक से पढ़ी है तो आपको समझ में आएगा कि ये तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। ये तो वो रिएक्शन है जिससे प्लांट अपना फूड बनाता है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कैसे होती है सबको पता है। क्या कंडीशन होती है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के लिए? क्या कंडीशन होती है? सनलाइट, ये कहाँ पे होती है? क्लोरोफिल में होती है। तो ये हमने देख ली ना कंडीशन, मैंने कहा था ना एरो के ऊपर नीचे कंडीशन लिखी हुई होती है, ये इसकी कंडीशन। उसको भाई सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए। आया समझ में? तो ऐसे एरो के ऊपर कंडीशंस लिखी हुई होती है। ठीक, अब हम बढ़ जाते हैं आगे। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी क्या क्या देख लिया? केमिकल रिएक्शन क्या होती है ना। केमिकल रिएक्शन देखिए भाई, चेंज जो होता है उसको केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, एलिमेंट में चेंज होता है, मास में चेंज नहीं होता है। ठीक है, मैग्नीशियम को बर्न करा था, मैग्नीशियम का फॉर्म चेंज हो गया था, ये हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद में केमिकल इक्वेशन कैसे होती है, वही वो लिख देते हैं उसको, जो भी हमने देखा है उसको लिख देते हैं, उसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जो रिएक्ट करने वाले हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो बन जाएगा उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। सिंपल। ठीक है, फिर क्या कहता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, उनके एलिमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैग्नीशियम को Mg लिख सकते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिख सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को Mg और लिख सकते हैं, इजी। ठीक है, उनके फिर स्टेट्स लिख सकते हैं, वो हमने देख लिया। फिर हमने देख लिया कि जो लिखने के बाद में उसको बैलेंस कैसे करते हैं, वो हमने देख लिया। ठीक है, बैलेंस करने के बाद में हमने देख लिया कि इसको इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। तो इसको इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम इसमें लिख सकते हैं उसकी स्टेट, कि वो सॉलिड है, गैस है, ठीक है, किस स्टेट में, ठीक है, या फिर और साथ में हम लिख सकते हैं टेम्परेचर, प्रेशर या फिर कैटलिस्ट। तो हमने इतनी चीज़ें आज देख ली। अब कल हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इसके टाइप्स कौन से होते हैं केमिकल रिएक्शंस के। ये डिफरेंट टाइप की होती है, तो इस चीज़ को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।